वेलकम बैक। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहला डिसीजन जो आपको लेना होता है वो है प्रोडक्ट डिसीजन या प्रोडक्ट का सिलेक्शन। यह डिसीजन आपके बिजनेस का फ्यूचर तय करता है। सही प्रोडक्ट मिला तो प्रॉफिट, बायर का ट्रस्ट या लॉन्ग टर्म ग्रोथ सब कुछ मिलेगा, लेकिन गलत प्रोडक्ट चुना तो हो सकता है आपका शिपमेंट रिजेक्ट हो, इन्वेंट्री अटक जाए या पैसा डूब जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के इस धमाकेदार वीडियो में। हेलो एंड वेलकम एक्सपोर्ट वॉरियर्स। मेरा नाम है इरफान, मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ। मेरा मिशन है अगले 5 सालों में नए 5000 एक्सपोर्टर्स को तैयार करना, ताकि हम सब मिलकर इंडियन इकोनॉमी की और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। और आज का वीडियो में जैसे मैंने बताया आपको, हम हाउ टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में, कि प्रोडक्ट सिलेक्शन आपके बिजनेस की फाउंडेशन है सक्सेसफुल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए। अगर आपने वाइसली प्रोडक्ट चूज़ किया तो आपको मिलेगा रेगुलर प्रॉफिट, अच्छा बायर का रिस्पॉन्स, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। लेकिन अगर आपने वही गलत प्रोडक्ट चूज़ कर लिया तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए, आपकी इन्वेंट्री बिके ही ना, या कस्टम में आपकी शिपमेंट अटक जाए, या आप ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करें जो सीजनेबल है या जिसकी रेगुलर डिमांड नहीं है। इसलिए आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन को लाइटली लेना नहीं है, गलती नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप हमारे मेथड को यूज़ करना है, मेरे मेथड को यूज़ करना है, ताकि आप एक अच्छे प्रोडक्ट सिलेक्शन की ओर जा सकें। चलिए अब बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की जो कि आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए, जिससे आप एक अच्छा बेनिफिट, यूज़फुल और रेगुलर प्रॉफिट देने वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रॉफिट का पोटेंशियल देखना होगा और मार्केट की डिमांड देखनी होगी। ठीक है, अब ये क्या है, प्रोडक्ट का मार्जिन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट का मार्जिन का मीन्स जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसके अंदर आप पैकिंग कॉस्ट, आपका लेबलिंग, आपके प्लस दूसरे चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, वेयर हाउसिंग का चार्ज, इन सबको जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि मार्केट में सेल प्राइस क्या चल रहा है और इस बीच के मार्जिन के गैप को आइडेंटिफाइड करेंगे। ठीक है, इस प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है और मार्केट में डिमांड कितनी है, इसके हिसाब से आप सबसे पहले अपना क्राइटेरिया बनाएंगे। आप सोच सकते हैं कि मैं 10% से नीचे काम नहीं करूंगा, आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं 20% प्रॉफिट के नीचे काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया है, आपका डिसीजन है कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। मार्केट में सब तरह का प्रोडक्ट बिकता है, चाहे वो 2% का हो, चाहे 20% का हो, चाहे 200% का हो, हर प्रॉफिट रेशियो मार्केट में अवेलेबल है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट पोटेंशियल क्या होना चाहिए। अच्छा प्रॉफिट का तो हम ये सब तो ट्राई कर सकते हैं कि इंडिया में ये माल कितने में पड़ेगा, कितना इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह होगा, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसका रेट क्या चल रहा है। तो इसके लिए आप है ना DGFT के वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, एम्बेसी को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं कि मार्केट में भी क्या रेशियो, करंट रेशियो चल रहा है। और इसके लिए आप रेगुलर जो आपकी टारगेटेड कंट्री है वहाँ के जो B2B प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर आप देख सकते हैं कि वहाँ का प्राइस रेंज अभी क्या चल रहा है। जब आप इस चीज़ को कर लेंगे तो आपका जो सेकंड स्टेप आएगा वो आएगा कंपटीशन एनालिसिस। आपने जो प्रोडक्ट चूज़ किया है और जो आपकी टारगेट कंट्री है वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पे मार्केट में डिमांड कैसी है और वहाँ पे मार्केट में सप्लाई कैसी है। ठीक है, जब आप दो फैक्टर को चूज़ करेंगे तो आपका कंपटीशन एनालिसिस हो जाएगा। आप कंपटीशन एनालिसिस को 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कोल्ड, वार्म, हॉट। आप कंपटीशन एनालिसिस बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन आप देख रहे हैं कि सप्लायर बेस बहुत ज़्यादा है या प्राइसिंग बहुत चल रही है, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो आप अपने टारगेट कंट्री को दूसरा कर सकते हैं, या आप उसी कंट्री में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट दूसरा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो आप देखेंगे वो शेल्फ लाइफ और पेरिशेबिलिटी देखेंगे। जो भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या इंपोर्ट करना चाह रहे हैं इंडिया के अंदर, आप उसकी शेल्फ लाइफ देखेंगे कि वो कितना प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा। उसकी शेल्फ लाइफ 2 दिन की है, 20 दिन की है, 2 महीने की है, 6 महीने की है। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल और फ्रूट्स जो डायरेक्ट हम सोर्सिंग करते हैं फार्म से या ट्री से, उसकी शेल्फ लाइफ पेरिशेबिलिटी 2 दिन, 10 दिन या 12 दिन होती है। वहीं अगर उस प्रोडक्ट को चेंज कर दिया जाए फ्रोजन फूड के अंदर या फ्रोजन मटेरियल के अंदर, तब उसकी शेल्फ लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहीं अगर इस प्रोडक्ट को और चेंज किया जाए पाउडर फॉर्म में, या उनके एक्सट्रैक्ट निकाल लिए जाएँ या फ्रूट्स के पल्प निकाल लिए जाएँ, तो उसकी शेल्फ लाइफ को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो जो भी आप प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं आप उसकी शेल्फ लाइफ और पेरिशेबिलिटी को देखेंगे कि आप किस तरह की शेल्फ लाइफ पेरिशेबिलिटी को मेंटेन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट नोट इस चीज़ के अंदर, शेल्फ लाइफ और पेरिशेबिलिटी के अंदर बड़ा रिस्क होता है, आपको बाहर तक प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी पहुंचाना होता है, इसलिए आपका शिपिंग मेथड बहुत फास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो आप देखेंगे एक्सपोर्ट रेगुलेशन एंड रेस्ट्रिक्शन। ये एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में, कि जो भी आपकी टारगेटेड कंट्री है वहाँ के आप रेगुलेशन देखेंगे।
आप इंडिया की रेगुलेशन देखेंगे, आप सामने वाली कंट्री जो आपका टारगेट कंट्री के में बाहर वहाँ के रेगुलेशन देखेंगे। ये इसलिए देखे जाते हैं कि अगर आप एक डेवलप्ड कंट्री में काम कर रहे हैं, जैसे जो टियर 1 की कंट्री है, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, यूके, यूरोप, ब्रिटेन साइड के जो एरिया आते हैं, वहाँ की कंट्रीज के एक्सपोर्ट रेगुलेशन और वहाँ की कंट्री के इम्पोर्ट रेगुलेशन बहुत हार्ड होते हैं। वहाँ ह्यूमन वैल्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। वहीं अगर आप मिडल ईस्ट की ओर आएंगे या अफ्रीका की ओर आएंगे तो यहाँ आपको गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट रेगुलेशंस कम मिलेंगे, आप इजीली यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने ऊपर देखेंगे कि आप शुरुआत में इतने कैपेबल हैं कि आप जो टियर 1 की कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं उनके एक्सपोर्ट रेगुलेशन को भी फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, जो नेक्स्ट आप देखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। आपने अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, आपने प्रॉफिट मार्जिन देख लिया, टारगेट कंट्री देख ली, लेकिन आप अपना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे, उसके ऊपर आप कितना ROI जनरेट करने वाले हैं वो भी देखेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब आप कंटेनर्स वैल्यू का ऑर्डर लेंगे तो हो सकता है वो ऑर्डर 2 लाख का हो सकता है वो 20 लाख का हो सकता है वो 50 लाख का हो। तो आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो आप पहले देख के रखिए, क्योंकि अगर आप का इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी है सपोज 15 लाख, लेकिन जो कंटेनर आप भेजने वाले हैं या जिसके लिए आप ऑर्डर लेने वाले हैं उसकी जो कंटेनर स्टफिंग का टोटल कॉस्ट आता है वो होता है 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। तो जो फुलफिलिंग गैप है वो आप कहाँ से कवर करने वाले हैं? आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रिक्वायरमेंट को पहले से देख के चलेंगे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर ही। अच्छा, प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट किया है वो अब आप देखेंगे कि वो सीजनेबल है, रेगुलर है, किस टाइप की प्रोडक्ट कैटेगरी में आता है, वो नीडी प्रोडक्ट है, वो वॉट प्रोडक्ट है या वो लग्जरीज प्रोडक्ट है। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे तभी वो मार्केटिंग डिसाइड हो जाती है कि आपको उसका मार्केट किस तरह करना है या आप उसकी किस तरह टारगेट कंट्री में या किस टारगेट कंट्री में आप वो प्रोडक्ट लेके जाने वाले हैं। जो प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हो इन सब क्राइटेरियाज को बिल्कुल माइंड में रखिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट या इंपोर्ट प्रोडक्ट या ऑल ओवर दी वर्ल्ड प्रोडक्ट कैटेगरीज को आप कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हर पर्सन जो पढ़ाते हैं करते हैं वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पर मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का या प्रोडक्ट्स के टाइप्स डिसाइड करने का। प्रोडक्ट टाइप करने के लिए आप एक चार्ट बनाएंगे, 1 2 3 करिए। इसके अंदर आप लिखिए नीडी प्रोडक्ट्स, वांट प्रोडक्ट्स और डिज़ायर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसा आपने अपनी एजुकेशन लाइफ में पढ़ा होगा, सबसे पहले आवश्यकता को पूरा किया जाता है, उसके बाद नीड जो नॉर्मल नीड होती है उसको, और फिर अपने अपने लग्जरियस चीज़ें को बाय करते हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट के अंदर भी है नीडी प्रोडक्ट्स, वांट प्रोडक्ट्स और डिज़ायर प्रोडक्ट्स। ठीक है, नीडी प्रोडक्ट्स में एक आएंगे इसेंशियल गुड्स, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, जैसे खाना पीना रहना, लिविंग सामान जो हमारे होते हैं, जिसमें हम खाने पीने में राइस ले सकते हैं, दवाएं ले सकते हैं, सोप है। ठीक है ना। नीडी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको मार्जिन हो सकता है कम मिले, लेकिन इसमें आपको कस्टमर हमेशा रेगुलर ऑर्डर देगा, आपका बायर, आप इसको रेगुलर सप्लाई कर सकते हैं और ऑल ओवर दी वर्ल्ड नीडी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वांट प्रोडक्ट्स। होंगे तो भी चलेगा, नहीं होंगे तो भी चलेगा। बेस्ट लाइक कपड़ा एक नीड प्रोडक्ट है जब आप इसको नॉर्मल टाइप से पहने, लेकिन वही कपड़ा आपका वांट प्रोडक्ट बन जाएगा जब आप स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कपड़ा पहनेंगे कि नहीं मुझे तो यही कपड़ा चाहिए या मुझे ये इस टाइप का शौक चाहिए या मैं इसी टाइप से रहना पसंद करता हूँ, तो वांट होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट भी ऐसे होते हैं जिसकी डिमांड रेगुलर मिलती है क्योंकि मार्केट में हर टाइप का कस्टमर है। नेक्स्ट आते हैं डिज़ायर प्रोडक्ट, लग्जरियस प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो सब यूज़ नहीं करते, लेकिन मार्केट का एक बड़ा क्षेत्र इसको यूज़ करता है। एग्जांपल में आप एक बैग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं नहीं मुझे इसी ब्रांड का बैग चाहिए, नहीं मेरे को इसी आर्टिकल इसी डिज़ाइन में बैग चाहिए। अच्छा, मार्केट में समझिए एक प्रीमियम हनी ब्रांड है और एक नॉर्मल बेसिक लोकल ब्रांड है, लेकिन आप जाएंगे प्रीमियम हनी ब्रांड ही पसंद करेंगे। तो ये सब लग्जरियस प्रोडक्ट होती है, निश गुड होती है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉफिट का मार्जिन तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, लेकिन इसमें आपको बायर ढूंढने में थोड़ी सी मशक्क़त या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये मार्केट है ना डिज़ायर प्रोडक्ट का, ये ब्रांडिंग के ऊपर चलता है सारा। जब तक आपका अच्छा ब्रांड या वेल नोन ब्रांड नहीं है तब तक आप कस्टमर से अच्छा चार्ज नहीं कर सकते, वो आपका प्रॉफिट नहीं लेगा, आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। इसलिए आप है ना जब भी एक्सपोर्ट करना चाहें या इंपोर्ट की दुनिया में आ रहे हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को देखिए, आप नीडी प्रोडक्ट्स, वांट प्रोडक्ट और डिज़ायर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट हैं या मतलब बेसिक है, अभी आपने शुरू किया ही है, तो आपके लिए सलाह होती है कि आप नीडी प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास इनफ सोर्स हैं 2-3 सालों तक के मैं अपना बिजनेस चला सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के, या मैं अपना पैसा बहा सकता हूँ, अपना पैसा लगा सकता हूँ एक्सपोर्ट के ऊपर, तो ये आपको सजेस्ट कर देंगे आप डिज़ायर प्रोडक्ट्स की ओर आएँ। अदरवाइज आप नीडी प्रोडक्ट्स या वांट प्रोडक्ट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करें तो आप नीडी से वांट और वांट से लग्जरियस प्रोडक्ट की ओर भी आ सकते हैं एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर। अच्छा, अब हमने वीडियो में बात कर ली कि प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे होगा,
प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रोडक्ट्स के टाइप क्या होते हैं। लेकिन अब जो हमारे सामने मेजर सवाल आता है कि प्रोडक्ट्स मिलेगा कहाँ से, ठीक है, इसका आइडिया क्या है, क्योंकि मार्केट में तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम कौन सा चुने। तो ये आइडिया आपको मिलने वाला कहाँ से, तो मैं आपको कुछ पावरफुल रिसोर्सेज बताने वाला हूँ, यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। सबसे पहले आपने जब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया या प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की प्रोसेस में, तो आपको साथ ही साथ एक साइड में आपको टारगेटेड कंट्री को भी देखना होगा कि आप एक्सपोर्ट में क्या टारगेट कर रहे हैं, कौन सी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। सेकंड, आपको मार्केट ट्रेंड्स को देखना होगा और कंज्यूमर के बिहेवियर को देखना होगा। सपोज़ आपने टियर 1 की कंट्रीज़ ली या डेवलप्ड कंट्रीज़ ले ली जो पूरी डेवलप्ड है, तो वहाँ पर अगर आप स्पाइसेस फूड और में काम करना चाहेंगे तो हमेशा आईपीएम कैटेगरी या ऑर्गेनिक कैटेगरी को डिमांड करते हैं। वहीं अगर आप मिडल ईस्ट को टारगेट करते हैं तो वहाँ आईपीएम कैटेगरी या जो गैप कैटेगरी के स्पाइस प्रोडक्ट या खाने पीने के आइटम होते हैं वो वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहाँ पे आप लोकल नॉर्मल जो इंडियन कैटेगरी के आइटम चलते हैं वो भी सेल आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मार्केट ट्रेंड देखना पड़ेगा कि सेलेक्टेड कंट्री में मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, वो इको फ्रेंडली पसंद करती है, वो ऑर्गेनिक पसंद करती है, या किस टाइप का प्रोडक्ट पसंद कर सकती है। इसी के बेस पे आप अपना प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। और यही पहला आइडिया कि आप सबसे पहले टारगेट कंट्री को देखिए कि वहाँ का कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, वो किस टाइप के आइटम पसंद करते हैं। सेकंड, आप प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन या प्रोडक्ट पसंद करने के लिए आप ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे कंट्रीज़ में ITPO इंडियन ट्रेड पोर्टल ऑर्गेनाइजेशन जो एक ITPO है प्रगति मैदान दिल्ली वाला, वहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलर और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन लगवाती है, ठीक है। ट्रेड फेयर एग्जीबिशन की डिटेल आप गूगल पे 10 टाइम्स करके एक वेबसाइट है वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। ट्रेड फेयर एग्जीबिशन से आप अच्छे से आप देख सकते हैं। थर्ड होता है EPC काउंसिल्स, ठीक है ना, ये क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। सपोज़ आपने आपका प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है या फूड सेक्टर में जाना है या मेरे को कॉटन सेक्टर में जाना है या मेरे को हर्ब्स एंड आयुर्वेदिक सेक्टर में जाना है, तो गवर्नमेंट ने हर सेक्टर के लिए अलग अलग EPCs बनाई है। करंटली 25 से ज़्यादा EPCs ऑन बोर्ड है गवर्नमेंट के अंदर, और उन EPCs के अंदर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। तो जब आपका प्रोडक्ट का एक इंडस्ट्री डिसाइड हो जाए तो आप अपनी EPC रेलिवेंट EPC, सपोज़ करिए आप स्पाइसेस में तो स्पाइस बोर्ड के पास जाएंगे। सपोज़ करिए आप फार्मर कैटेगरी यानी अनाज से हैं या खाने पीने के आइटम से हैं तो आप एपेडा के पास जाएंगे। सपोज़ करिए आप फार्मा में तो फार्मास्यूटिकल में जाएंगे। इंजीनियरिंग गुड्स में आपने डिसाइड किया तो आप इंजीनियरिंग गुड्स की EPC के पास जाएंगे, वहाँ जाके भी आप प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है B2B प्लेटफॉर्म्स। जैसे आप इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, एक्सपोर्ट इंडिया है, एक्सपोर्ट जीनियस, अलग अलग B2B प्लेटफॉर्म्स है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। इनसे भी आप प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस टाइप के प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं। और इसी की आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं कि जो आपकी टारगेट कंट्री है वहाँ क्या B2B पोर्टल पे चाहिए या D2C पोर्टल डोमेस्टिक जो लाइक अमेजोन, वॉलमार्ट, eBay टाइप के प्लेटफॉर्म पे चाहिए, और वहाँ आप अपने प्रोडक्ट को देखिए किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। नेक्स्ट, आप सोशल मीडिया के ट्रेंड से भी पता कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक जो भी कर रहे हैं या लिंक्डइन कर रहे हैं या इंस्टाग्राम है, स्नैप है, सोशल मीडिया जो भी आपकी टारगेटेड कंट्री में चलता है वहाँ के ट्रेंड और शॉपिंग को भी देख सकते हैं, कस्टमर किस टाइप की शॉपिंग प्रेफर कर रहा है। नेक्स्ट आता है डिजिटल टूल्स। जैसे आप गूगल ट्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। आप अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर गूगल ट्रेंड्स के अंदर डाल के देख सकते हैं कि प्रोडक्ट वहाँ का प्रोडक्ट का आइडिया कैसे है, उससे भी आप प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के प्रोडक्ट आपको चूज़ करना चाहिए जिसकी आपको कंटिन्यूसली रेगुलर डिमांड मिले। और इसी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर आपके लिए, अगर आप घर बैठे बिना कोर्स लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस फ्री में हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की इस प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी वीडियोस बना रखी है और हम बनाते रहते हैं जो इसी प्लेलिस्ट में आगे फर्दर एड ऑन हो जाती है। इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको सेव कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप सीरियसली स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वैसे मेरी गाइडेंस में मेरे साथ मिलकर बिना अपना टाइम वेस्ट किए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीखना चाहते हैं तो मैंने कंप्लीट एक्जिम कोर्स डिज़ाइन किया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मास्टरी कोर्स विद सैयद इरफान अली। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से बता रखा है कि किस तरह आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसको एनरोल कर सकते हैं। चलिए वापस वीडियो की ओर चलते हैं और अब बात करते हैं प्रोडक्ट वायबिलिटी के बारे में। प्रोडक्ट वायबिलिटी क्या होता है कि आपको एक आइडिया मिल गया, लेकिन अब आपको टेस्ट करना है कि उस सेलेक्टेड कंट्री या उस सेलेक्टेड मार्केट में प्रोडक्ट किस तरह काम कर रहा है। तो इसके लिए आप जो कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट में डिमांड चेक कर सकते हैं। ITC ट्रेड मैप करके एक वेबसाइट है, वहाँ से कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड, जब आपको वायबिलिटी होगी तो आप है ना अब इसके स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन को देखेंगे कि जो टारगेट कंट्री है वो जो टारगेट मार्केट है वो किस टाइप के स्टैंडर्ड इस प्रोडक्ट के लिए फॉलो करवाना चाहता है आपसे। क्या आप उन
तमाम स्टैंडर्ड को फुलफिल करने के कैपेबल है या नहीं। नेक्स्ट जो देखेंगे आप पैकेजिंग एंड लेबलिंग को देखेंगे कि जो सेलेक्टेड आपका मार्केट है, जो टारगेट आपका मार्केट है, वहाँ किस टाइप की पैकेजिंग ऑफर की जा रही है। हो सकता है जो यूरोप में पैकिंग जा रही है वो मिडल ईस्ट में नहीं जाती है, अफ्रीका में नहीं जाती। जो अफ्रीकन पैकिंग होती है हो सकता है यूरोपियन यूनियन उसको एक्सेप्ट नहीं करती हो, तो आपको इन सब बातों का भी पहले ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट वायबिलिटी को भी चेक कर दिया। अब बारी आती है कंपटीशन एनालिसिस। जो भी आपने टारगेट मार्केट या टारगेट कंट्री सेलेक्ट किया है वहाँ का आपको कंपटीशन एनालिसिस करना है कि किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 अप्रोचेस को आपको फॉलो करिए। अप्रोचेस बहुत सारे हैं पर बेसिकली 3 अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर जो सेलेक्टेड मार्केट में काम कर रहे हैं, आप इसको ज़ुबा, DGFT की लिस्ट या इम्पोर्ट जीनस जैसी वेबसाइट से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे पेड होते हैं DGFT को छोड़कर, तो आप उससे भी एक्सपोर्टर का डेटा चेक कर सकते हैं। प्राइस, क्वालिटी और MOQ आप पहले से देख लें और कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको वहाँ पे मिल रहा है उस टारगेट मार्केट में, उसको भी आपको समझना होगा। ठीक है, अच्छा जब भी आप कंपटीशन एनालाइज करें तो आप अपने प्रोडक्ट का USP डिफाइन करके बताएं कि वो प्रोडक्ट आगे वाले की लाइफ में या आगे वाले के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है, क्या उस प्रोडक्ट के फीचर हैं। अपना USP पहले से डिसाइड करके रखिए और पहले से उसका पोर्टफोलियो बना कर रखें। अच्छा, जब भी आप एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो आपको कुछ लीगल पॉलिसी एंड कंसिडरेशन के बारे में पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ बेसिक लाइसेंस और कंप्लाइंस होना ज़रूरी है, जिसमें लाइसेंस में रिक्वायर्ड होता है IEC, AD कोड, RCMC, FSSAI, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट और हर प्रोडक्ट की अपनी सर्टिफिकेशन होती है इंडिया लेवल पर। ये सारे आपके पास लीगल पॉलिसी एंड कंसिडरेशन पार्ट के अंदर आते हैं। वहीं अगर आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट के अंदर कंप्लायंस में काम कर रहे हैं तो आपके पास लेबलिंग फॉर्म्स नॉर्म्स होना चाहिए, TBT, टेक्निकल बैरियर्स, SPS सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी या जो भी कस्टमर या बायर आपसे डिमांड करता है वो सारे आपके पास कंप्लायंस होने चाहिए। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको अपने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूँ कि आप किस तरह इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट स्मॉल। आप ये मत देखिए कि मेरे को 50 लाख का कंटेनर भेजना है, 70 लाख का कंटेनर भेजना है। स्टार्ट स्मॉल करिए। आपको अगर धक्का लगेगा तो भी छोटा लगेगा, आप उठ के खड़े होने की वापस पोजीशन में होंगे। आप 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख तक के जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो उसमें गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट लिए। EPCs, DGFT, ICEGATE और पूरा गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने तैयार है। आप उनका फुल सपोर्ट लीजिए, उनके ऑफिस में जाइए और उनसे बात करिए कि मैं किस तरह आगे फर्दर प्रोसीड कर सकता हूँ। और साथ ही एक राइट मेंटर को भी चुन के रखिए जो आपको फर्दर आगे प्रोसीड कर सकें। आप शुरुआत में वही प्रोडक्ट लीजिए जिसमें आपको एक्सपीरियंस हो या आपका जो फैमिली बिजनेस रहा हो या जो फैमिली जिस बिजनेस में करती आ रही है, क्योंकि मार्केट पर जितने प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है, हर प्रोडक्ट का इम्पोर्ट होता है। आप अपने एक्सपीरियंस प्रोडक्ट से चालू करेंगे तो आपको प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होगा। आपको सिर्फ ज़रूरत होगी मार्केट नॉलेज की, जो आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है, आप नेटवर्क, लिंक्डइन, वेबसाइट, इंस्टाग्राम इन सब पर एक्टिव रहिए और देखते रहिए कि किस टाइप का मार्केट ट्रेंड चल रहा है। इसी कड़ी में आगे चलते हुए, ठीक है ना, आपने जब प्रोडक्ट को सेलेक्ट आइडेंटिफाई किया तो आपको ये भी देखना होगा कि प्रोडक्ट में रिस्क क्या है। ठीक है, बहुत सी बार क्या होता है कंट्रीज़ के अंदर डिमांड ड्रॉप हो जाती है। इसका रीज़न होता है कि जो दूसरी कंट्रीज़ के सप्लायर हैं वो अपने प्राइसेस को गिरा देते हैं या वहाँ से आने वाली क्वालिटी हमारी क्वालिटी से बेटर हो जाती है। तो जब अगर आपका पास इसका बैकअप प्लान किया है, हो सकता है आप है ना जिस कंट्री में इसको टारगेट कर रहे हैं वहाँ इसकी डिमांड घट गई तो आपका पास इसका बैकअप क्या है। ठीक है, और हो सकता है वहाँ अगर कोई और सप्लायर आ गई, उन्होंने अच्छी क्वालिटी दी या अच्छी प्राइस दी, तो आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आप शुरुआत से ही एक कंट्री को टारगेट नहीं करेंगे, आप 2 या 3 कंट्री को टारगेट करेंगे। आप सिर्फ एक बायर पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप 2 या 3 बायर पर डिपेंड रहेंगे। बायर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए और अपने मार्केट को हमेशा एक्सपेंड करने की कोशिश कीजिए, लेकिन शुरुआत हमेशा 1 से कीजिए। चाहे वो टारगेट कंट्री 1 हो, टारगेट मार्केट 1 हो, टारगेट बायर 1 हो, पहले उसको सेटिस्फाइड करिए, देन नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे बढ़िए। और वीडियो के लास्ट में जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है वो इसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करी में हाउ टू चूज साइड प्रोडक्ट के अंदर ही किसी टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। और तो फ्रेंड्स, आप देखिए, आप बताइए मुझे वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करके मुझे मोटिवेट करिए। इस वीडियो को और इस चैनल को उन लोगों तक पहुंचाइए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंटरेस्ट रखते हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक, मेरी कोर्स का लिंक, काफ़ी यूजफुल लिंक, रिसोर्सेज आपके लिए रखे हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे चाहिए, या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को शुरू करें तो आई वांट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, कुछ भी लिखिए, पर लिखिए, मुझे आप मेरा फीडबैक जरूर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस साइड इरफान, मेरा नाम इरफान, साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट एक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की धमाकेदार वीडियो में। जब तक कि आप सोचते रहिए ग्लोबल और आप बेचते रहिए ग्लोबल। थैंक यू।